कर्स्ड पायरेट्स चिल्लाए और जियांग फे की तरफ दौड़े, जो अभी भी उन्हें रोकने का तरीका सोच रहा था। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, जियांग फे ने इजाबेला के साथ पीठ से पीठ मिलाकर लड़ते हुए कहा। उनकी गिनती कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो मर नहीं सकते थे। उनका डैमेज इतना था कि वो जियांग फे को थोड़ा बहुत डैमेज दे सकते थे। 20 से ज्यादा पायरेट्स एक साथ अटैक कर रहे थे, फिर भी जियांग फे को तुरंत हीलिंग की जरूरत नहीं थी। पर अपनी हेल्थ बनाए रखने के लिए उसे कई स्किल्स के साथ लाइफस्टील डीमन फॉर्म एक्टिवेट करना पड़ा। किस्मत अच्छी थी कि जियांग फे ने चांद निकलने से पहले ही उनमें से आधों को मार दिया था। अगर वो लीडर पायरेट की बातों में आ जाता तो अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका होता। 20 मिनट से ज्यादा लड़ने के बाद जियांग फे बोला, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। भले ही इजाबेला या जियांग फे की जान को कोई खतरा नहीं था, फिर भी ऐसे अमर मॉन्स्टर से लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी जियांग फे ने बिना सोचे समझे अपना हथौड़ा एक पायरेट की तरफ फेंका जो हाइडआउट के अंधेरे में छिपा था। इजाबेला ने भी जियांग फे के अटैक के तुरंत बाद उसी पायरेट पर अपना फायरबॉल मार दिया। गाह! मरते हुए पायरेट की चीख सुनकर जियांग फे ने तुरंत नोटिस किया कि जिस पायरेट को उसने अभी मारा है वो परछाई में था। चांद की रोशनी के डायरेक्ट कांटेक्ट के बिना कर्स्ड पायरेट्स वापस अपने इंसानी रूप में आ जाते थे। अच्छा, तो ये बात है, इन्हें ऐसे मारना है। जब तक पायरेट्स चांद की रोशनी में थे उन्हें मारा नहीं जा सकता था। इसका मतलब जियांग फे को बस एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां चांद की रोशनी ना हो, ताकि वो उन सबको मार सके। बेला, मेरे पीछे आओ और मेरे अटैक्स का साथ दो, जियांग फे ने एक पायरेट को अंधेरे की तरफ खींचते हुए इजाबेला से कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी। वो दोनों बहुत लंबे समय से एक साथ लड़ रहे थे। भले ही जियांग फे को इजाबेला के अटैक्स के साथ तालमेल बिठाने की आदत नहीं थी, पर इजाबेला को जियांग फे के साथ मैच करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो शुरुआत से ही जियांग फे के साथ थी। कुछ ही हिट्स और ब्लास्ट्स में उन्होंने कामयाबी से एक और पायरेट को हरा दिया था। पीछे हटो, पीछे हटो, पायरेट्स का लीडर चिल्लाया। दूसरे पायरेट के मरने के बाद ही लीडर पायरेट को समझ आ गया था कि चांद की रोशनी के श्राप के बावजूद वो इस एडवेंचरर को नहीं हरा सकते। अगर वो जबरदस्ती लड़ते रहे तो मारे जाएंगे। इसलिए बिना कोई और देरी किए उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भागने दूंगा? जियांग फे उन्हें भागने नहीं दे सकता था। उसे खजाने की लोकेशन जानने के लिए उनकी जरूरत थी। उनके बिना खजाना ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। मैं इन्हें पकड़ती हूं, इजाबेला गुस्से में गुर्राई। इजाबेला स्पेक्टर्स से नहीं डरती थी। एक पावरफुल रॉयल नेफिलिम और डीमन ड्रैगन होने के नाते दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसे डरा सके। उसे बस स्पेक्टर्स की मौजूदगी से ही घिन आती थी। जैसे ही कर्स्ड पायरेट्स भागे, इजाबेला और जियांग फे ने उन्हें पकड़ लिया। वो लगातार अटैक करते रहे। सही एम और अटैक के साथ जियांग फे उन्हें अंधेरे में धकेल देता और इजाबेला उन्हें आसानी से मार देती, क्योंकि अब उनके पास चांद की रोशनी का प्रोटेक्शन नहीं था। अटैक करते हुए जियांग फे ने नोटिस किया कि इजाबेला आज रोज से ज्यादा अग्रेसिव हो रही थी। शायद स्पेक्टर के लिए उसकी नफरत ही उसे इस हद तक ले जा रही थी। कर्स्ड पायरेट्स आगे भागे और जियांग फे ने उनका पीछा किया। फिर भी जियांग फे काफी फास्ट था, जिससे वो उन्हें धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर मार पा रहा था। भागते भागते वो आइलैंड के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। वैसे तो आइलैंड ज्यादा बड़ा नहीं था, पर उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा और ऊंचा पहाड़ था। पहाड़ का शेप काफी अजीब था। उसके बीच में एक बड़ा सा 2 मीटर का गैप था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राक्षस ने पूरे पहाड़ को 2 हिस्सों में चीर दिया हो। वो 2 मीटर का गैप एक रास्ता था जिसकी तरफ पायरेट्स भाग रहे थे। दूर से ही जियांग फे को समझ आ गया था कि ये सब नेचुरल नहीं है, किसी इंसान या चीज ने इसे बनाया था। जैसे ही पायरेट्स ने पहाड़ के उस गैप में एंट्री ली, चांद की रोशनी आनी बंद हो गई। वहां पूरा अंधेरा था और लाइट का सिर्फ एक ही सोर्स था, जियांग फे का आर्मर और इजाबेला के फायरबॉल्स। चांद की रोशनी का प्रोटेक्शन ना होने की वजह से कर्स्ड पायरेट्स वापस अपने इंसानी रूप में आ गए। जियांग फे ने एक एक करके उन्हें आसानी से मार दिया और जल्द ही लीडर पायरेट और 2 चेले ही बचे। वापस इंसान बनने के बावजूद वो तीनों पायरेट्स अभी भी सीधे भागे जा रहे थे। वो गैप पार करके पहाड़ के दूसरी तरफ जाना चाहते थे। जियांग फे थोड़ा कंफ्यूज था। वो चांद की रोशनी का प्रोटेक्शन छोड़कर इस पहाड़ के गैप में क्यों घुसे जब उन्हें पता था कि इससे उनकी जान जा सकती है। जियांग फे ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और एक और पायरेट को मार गिराया। अब बस 2 ही बचे थे। थोड़ा और भागने के बाद लीडर पायरेट पहाड़ के बीचों बीच पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वो जियांग फे से अपनी जान की भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि उसका चेहरा पहाड़ के उस कटे हुए हिस्से की तरफ था। हे समुद्र के महान देवता, आपके सच्चे भक्तों को बेरहमी से मारा जा रहा है। कृपया हमें इस खूनी से बचाइए, पायरेट्स का लीडर चिल्लाया। हे समुद्र के महान देवता, कृपया हमें बचाइए, दूसरे पायरेट ने भी घुटनों के बल बैठते हुए कहा। तुम जैसे सड़े हुए कीड़ों के लिए कोई माफी नहीं है, इजाबेला ने गुस्से में चिल्लाते हुए पायरेट्स की तरफ दौड़ लगाई। इससे पहले कि वो चेला अपनी प्रार्थना पूरी कर पाता, वो तुरंत जलकर राख के ढेर में बदल गया। हे समुद्र के महान देवता, मेरी मदद करो, पायरेट लीडर चिल्लाया, क्योंकि अब वही अकेला बचा था।
अब पक्का उसी की बारी थी। मर जा, इजाबेला दहाड़ी और उसने आखिरी बचे पायरेट पर हमला कर दिया। वो भूल चुकी थी कि जियांग फेई ने उसे एक को जिंदा छोड़ने के लिए कहा था। छपाक। इससे ठीक पहले कि फायरबॉल पायरेट के लीडर को राख में बदल देता, जमीन से पानी की एक दीवार फूट पड़ी और उसने पायरेट लीडर को बचा लिया। कौन हो तुम? मेरे भक्तों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पानी की दीवार से एक साफ औरत की आवाज आई। पानी से एक फीमेल एनपीसी बाहर निकली और पायरेट लीडर और जियांग फेई के बीच आकर खड़ी हो गई। वो फीमेल एनपीसी बहुत सुंदर थी और उसमें से एक पावरफुल गॉडली ऑरा निकल रहा था। उसके कपड़े और दिखने का अंदाज बिल्कुल किसी असली देवी जैसा था। सायरन द सी डीमन, सी मॉन्स्टर लॉर्ड, लेवल 65, हेल्थ पॉइंट्स 6 मिलियन, मैजिक अटैक 22,000, स्किल्स वाटर एलिमेंटल मैजिक इल्यूजन। नोट: अ सी मॉन्स्टर दैट यूजेस इंट्रिकेट इल्यूजन स्पेल टू ट्रिक सेलर्स ऑफ द सी। अरे यार, ये तो बस नाम की देवी है। जियांग फेई ने इस देवी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली थी और उसे पता चल गया था कि इसके पास इल्यूजन स्किल है। अगर अंगूठी ने जियांग फेई को ये इन्फॉर्मेशन ना दी होती तो शायद वो इस देवी को देखकर सच में डर गया होता। ओह ग्रेट सी गॉड, प्लीज मुझे बचा लो। इन्हीं लोगों ने तुम्हारे फॉलोअर्स को मारा है, उस खूबसूरत गॉडेस के सामने आते ही पायरेट लीडर चिल्लाया। जियांग फेई को उस पायरेट लीडर को लगातार झुककर सजदा करते देख दया आ रही थी और ऑकवर्ड भी लग रहा था। HMPH, तुमने सबसे बड़ा क्राइम किया है, पर तुम क्या हो? जैसे ही वो गॉडेस अपना जस्टिस वाला स्पीच दे रही थी, वो अचानक रुक गई और कुछ कदम पीछे हट गई। ये सब इनवॉलंटरी था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। हाँ? जियांग फेई पीछे मुड़ा और उसने देखा कि इजाबेला बड़ी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। वो लड़की उस गॉडेस को बिल्कुल एक पपी की तरह चमकती आंखों से घूर रही थी। उसका मुंह आधा खुला था और राल टपक रही थी। अब क्या हुआ? हेलो अर्थ टू इजाबेला, क्या तुम्हें ये सी मॉन्स्टर कंट्रोल कर रही है? जियांग फेई पूरी तरह शॉक्ड था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इस सिचुएशन की सबसे बेवकूफ़ी भरी बात सुनने वाला है। वर्डियर ग्लाइडर, मैं बहुत हंग्री हूं, इजाबेला ने धीरे से लेकिन एकदम क्लियर आवाज में कहा। हंग्री? क्या तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही हाइड्रा का इतना बड़ा पोर्शन नहीं खाया था? जियांग फेई इतना ज्यादा क्रिंज कर रहा था कि उसका मन किया वो उसके सिर पर जोर से एक थप्पड़ मार दे। ये साफ था कि वो पक्की भुक्खड़ थी। हाइड्रा को टेस्ट करने के बाद उसे सी फूड की आदत लग गई थी। क्या ये सी मॉन्स्टर ड्रैगन्स का कोई स्टेपल फूड है? जियांग फेई ने सोचा। वो उस डरी हुई गॉडेस को जितना ऑब्जर्व कर रहा था, उसे उतना ही यकीन हो रहा था कि ये गॉडेस ड्रैगन्स का शिकार है। हाइड्रा की तरह साइरन्स भी ड्रकोनियंस के लिए एक्सोटिक फूड मानी जाती थीं। ये बिल्कुल प्योर इंस्टिंक्ट था, जैसे कुत्तों के लिए मीट और बिल्लियों के लिए फिश। अपनी रगों में दौड़ते ड्रैगन ब्लड के कारण इजाबेला अपनी क्रेविंग्स के आगे हार गई और एक वाइल्ड ड्रैगन की तरह बिहेव करने लगी। सच कहें तो सायरन की हालत ज्यादा खराब थी। ये सब तब शुरू हुआ जब वो ट्रेजर को गार्ड करने के लिए इस आइलैंड पर फंस गई थी। जैसे जैसे टाइम बीता वो बोर हो गई और उसने सेलर्स और पायरेट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया ताकि उसे कंपनी मिल सके। आज जब सायरन अपनी ईयरली नैप ले रही थी, उसने पायरेट्स की चीखें और प्रेयर्स सुनी। ये जानकर कि उसके फॉलोअर्स ट्रबल में हैं, उसने सोचा कि अपनी पावर्स शो ऑफ करने का ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। उसे क्या पता था कि उसका सामना एक डीमन ड्रैगन से होने वाला है। इजाबेला से जो ड्रैगन ऑरा निकल रहा था वो इतना पोटेंट था कि सायरन अंदर तक कांप गई। भले ही जियांग फेई और इजाबेला सिर्फ लेवल 60 के थे और सायरन लेवल 65 की थी, फिर भी एक प्रेडेटर के सामने शिकार बनने का इंस्टिंक्ट जाग ही गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं मरना। मैं किसी का खाना नहीं बनना चाहती, सायरन अपने मन में चीख रही थी। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरा ड्रैगन फॉर्म अभी भी कूलडाउन में है, लेकिन मुझे सच में उस सी मॉन्स्टर को खाना है, इजाबेला ने जियांग फेई के सामने रोते हुए कहा। ओ लॉर्ड, ये क्वेस्ट आखिर कहाँ जा रही है? जियांग फेई ने अपना सिर पीटते हुए कहा। वो धीरे धीरे पीछे हटती सी मॉन्स्टर और एक भूखे कुत्ते की तरह राल टपका रही इजाबेला को देखने के लिए मुड़ा। आखिर ये टाइटल चैलेंज क्वेस्ट क्या रूप ले रही थी? अगर कोई और प्लेयर इस क्वेस्ट में आता तो ये वो पॉइंट होता जहां प्लेयर उस सायरन से लड़कर उसे हराता और वो ट्रेजर हासिल कर लेता जिसे वो सायरन गार्ड कर रही थी। लेकिन जियांग फेई अलग था। इजाबेला के साथ होने से पूरा मामला ही पलट गया था। बिना लड़े ही सायरन ने पहले ही हार मान ली थी। सायरन को धीरे धीरे पीछे खिसकते और इजाबेला को आगे बढ़ते देख जियांग फेई सोचने लगा कि आखिर यहां असली बैड गाय कौन है। इजाबेला के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल किसी परवर्टेड अंकल जैसे थे जो किसी बच्चे को कोने में फंसा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि खाने के मामले में ड्रैगन के जीन्स कोई भेदभाव नहीं करते थे। इजाबेला जैसी क्यूट छोटी लड़की भी ड्रैगन की फेवरेट डिश सामने देखकर एक भुक्खड़ में बदल सकती थी। एडवेंचरर, ओ रिस्पेक्टेड एडवेंचरर, प्लीज मुझे बचा लो, सायरन चीखी। हाँ? वाह! जियांग फेई और उस पायरेट दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। सायरन अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। उसके पास इजाबेला से बचने का कोई रास्ता नहीं था। हेल्पलेस होकर उसने डेस्परेशन में जियांग फेई से मदद मांगी।
वो लीडर पायरेट बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। उसे पूरी सिचुएशन समझने में थोड़ा टाइम लगा। उसने सोचा था कि सी गॉड को मदद के लिए बुलाने से ये दोनों एडवेंचरर्स मारे जाएंगे, लेकिन सी गॉड ने फाइट से पीछे हटने के साथ साथ उल्टे उसी किलर से रहम की भीख मांग ली थी। बेला, एक सेकंड रुको, जियांग फेई ने इजाबेला को पीछे खींचते हुए कहा। ये गॉडेस इस आइलैंड की लास्ट बॉस होनी चाहिए थी। अगर किसी को ट्रेजर के बारे में पता होता तो वो यही जगह थी। बट मैं हंग्री हूं, प्लीज मुझे बस एक बाइट लेने दो, सिर्फ एक बाइट। मैं एक हाथ या पैर से भी काम चला लूंगी, इजाबेला ने जियांग फेई से गिड़गिड़ाते हुए कहा। एडवेंचरर, प्लीज मैं भीख मांगती हूं, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें अपने ट्रेजर्स भी दे दूंगी। जब सायरन ने सुना कि इजाबेला उसे खाने के लिए तड़प रही है तो वो चीख पड़ी। ऐसी अफवाह थी कि एडवेंचरर्स नेचर से ग्रीडी होते हैं। अगर वो अपने ट्रेजर्स ऑफर कर दे तो शायद ये एडवेंचरर उसकी जान बख्श दे। तुमने ट्रेजर्स कहा? जियांग फे ने कहा और उसकी आंखों में लालच चमक उठा। किसी हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एनपीसी से ज्यादा फायदा निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही ओल्ड ट्रिक थी, एक्सटॉर्ट करना। ओ ग्रेट वन, मेरे पास यहां एक पावरफुल आर्मर है जिसे तुम यूज कर सकते हो, प्लीज इसे ले लो, सायरन ने कहा और अचानक से हवा में से एक गोल्डन चेस्ट निकाल लिया। जियांग फे ने वो चेस्ट खोला और एक गोल्डन लाइट चमक उठी। वेव फोर्स बैटल आर्मर, प्लेट आर्मर लेजेंडरी, फिजिकल डिफेंस प्लस 1120, मैजिकल डिफेंस प्लस 1135, स्ट्रेंथ प्लस 70, वाइटैलिटी प्लस 80। इक्विप grants an additional 20% water damage to your attacks. Equip grants the skill Wave Barrier, creates a water barrier that absorbs damage, lasts for 30 seconds, 1 minute cooldown time, level requirement 60. Note, Wave Barrier's damage absorption is proportional to your vitality. Not bad, जियांग फे ने कहा। वो आर्मर अच्छा था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक सिंगल पीस आर्मर था। जियांग फे सिर्फ एक आर्मर के लिए अपना पूरा लाइट ब्रिंगर इक्विपमेंट सेट ट्रेड नहीं करता। ग्रेट वन, सायरन बहुत डेस्परेट थी। उसने देख लिया था कि जब जियांग फे ने वो ट्रेजर एक्सेप्ट किया तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं था। एक जान के बदले एक आर्मर, अब ये कोई फेयर ट्रेड तो नहीं है, जियांग फे ने सायरन को आंख मारते हुए कहा। रहम करो, ग्रेट वन, मेरे पास तुम्हारे लिए ये है, सायरन चीखी और उसने जल्दी से एक और चेस्ट निकाल लिया। वो ये सोचकर डरी हुई थी कि जियांग फे उसे हराकर उस राल टपकाती ड्रकोनियन लड़की को खाने के लिए परोस देगा। ठीक है, मैं देखता हूं तुम्हारे पास क्या ऑफर है, जियांग फे ने कहा। चेहरे पर डिसैटिस्फाइड एक्सप्रेशन बनाए रखते हुए उसने चेस्ट लिया और उसे खोल दिया। हार्ट ऑफ द सी, शील्ड लेजेंडरी, फिजिकल डिफेंस प्लस 2250, मैजिकल डिफेंस प्लस 2250, स्ट्रेंथ प्लस 100, वाइटैलिटी प्लस 100। इक्विप reduces all damage by 20%. Equip, when a physical attack is received, 30% chance to reflect 1000 damage and lowers attack and movement speed by 20% for 5 seconds. Equip, grants the skill Tsunami, summons a giant wave to all targets within 10 meters in front of you, deals water damage of 3000 plus 50% attack power, slightly knocks back the targets. 1 minute cooldown time, level requirement 60. Note, knockback effect of Tsunami is ineffective against larger targets. फाइनली एक शील्ड, जियांग फे ने सोचा। वो फाइनली एक शील्ड पाकर बहुत खुश था। उसे शील्ड मिले बहुत टाइम हो गया था। उसके हाथों में मौजूद डीमन एजिस उसके लिए एक अच्छी शील्ड थी, लेकिन वो लेवल 20 की शील्ड थी। अगर उसे कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिलता तो वो इसे काफी पहले ही डिस्कार्ड कर चुका होता। बिना कुछ कहे जियांग फे ने वो शील्ड ली और तुरंत स्वैप कर ली। लेवल 20 की शील्ड को लेवल 60 की शील्ड से स्वैप करने पर मिला एट्रीब्यूट बूस्ट सच में कमाल का था। हार्ट ऑफ द सी इक्विप करते ही जियांग फे के हेल्थ पॉइंट्स बूस्ट होकर 72,000 के पार पहुंच गए। उसका फिजिकल डिफेंस 9,000 से ज्यादा था। इजाबेला के स्पिरिट फ्लेम इफेक्ट के साथ जियांग फे का डिफेंस सीधा 10,000 तक पहुंच जाता। इसके अलावा जियांग फे के टोटल स्ट्रेंथ पॉइंट्स भी काफी बूस्ट हो गए, जिससे उसके अटैक पॉइंट्स 6,700 हो गए। हालांकि लेवल 60 के प्लेयर्स के बीच ये डैमेज कोई खास इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन सच तो ये था कि अभी तक कोई लेवल 60 का प्लेयर था ही नहीं। जियांग फे अकेला था जो इस थ्रेशोल्ड तक पहुंचा था। जियांग फे को छोड़कर बाकी सारे प्लेयर्स का एवरेज लेवल सिर्फ लेवल 40 के पार था। इतने तगड़े अटैक का मतलब सीधा चीटिंग था। रूथलेस बाराज स्टैक होने के बाद जियांग फे का अटैक 20,000 पार कर जाता। इतने खतरनाक अटैक पावर से तो किसी गॉड को भी आराम से मारा जा सकता था। अपने ओवरऑल बूस्ट से फाइनली सैटिस्फाई होने के बाद जियांग फे उस भीख मांगती सायरन के पास आया और मुस्कुराया। माना कि इजाबेला ने सायरन को अंदर तक डरा दिया था, लेकिन अभी वो सिर्फ इतना ही कर सकती थी। उसकी ड्रैगन मॉर्फ स्किल हाइड्रा के साथ हुई फाइट में ही यूज हो चुकी थी। सायरन और लेवल 65 के पायरेट लीडर दोनों से एक साथ लड़ना आसान नहीं होता। हालांकि वो आसानी से हारते नहीं, लेकिन वो ये फाइट आसानी से जीत भी नहीं पाते। लेकिन हार्ट ऑफ द सी इक्विप होने के बाद जियांग फे के अंदर उन दोनों को आसानी से फेस करने का कॉन्फिडेंस आ गया था।
उसका करंट डिफेंस इतना स्ट्रांग था कि उसे अपनी दोनों मॉर्फिंग स्किल्स में से किसी को भी यूज करने की जरूरत नहीं थी। इजाबेला को बस नॉर्मली लड़ना था और दोनों बॉसेस बिना किसी खास मेहनत के मारे जाते। जाहिर है सायरन को जियांग फे की गॉडली पावर के बारे में नहीं पता था। अगर वो चाहती तो बस भाग जाती और किस्सा खत्म हो जाता, लेकिन उसने भागने के बजाय अपनी जान की भीख मांगने की भारी गलती कर दी थी। बेचारी सायरन अगर ये जान लेती कि जियांग फे उसे आसानी से मार सकता है तो वो पक्का टूटकर रो पड़ती। ओ ग्रेट वन, क्या तुम मेरी जान बख्श दोगे? सायरन रोते हुए बोली। बेचारी सायरन इजाबेला से इतना डर गई थी कि उसकी पैंट गीली होने की नौबत आ गई थी। उसके पास ऑफर करने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। हे, जियांग फे ने खतरनाक तरीके से हंसते हुए सोचा कि अब इस सायरन का क्या किया जाए। सायरन ने जियांग फे की उस भयानक हंसी का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि वो उसकी ब्यूटी और सच कहें तो उसकी बूटीलिशियस बॉडी पर नजर गड़ाए हुए है। रुको प्लीज, ये सिर्फ एक इल्यूजन स्पेल है जो मैंने खुद पर कास्ट किया था। ये मेरा असली रूप नहीं है, सायरन चीखी। उसी पल उसने वो स्किल डिस्पेल की और अपनी असली फॉर्म सामने ला दी। $#% जियांग फे चीखा और वो खुद भी डर के मारे कांप गया। वो खूबसूरत लड़की एक बड़े बीस्ट में बदल गई जिसके पास सी लायन जैसे दांत थे, एक बिगड़े हुए हाथी जैसा चेहरा था और किसी सिकुड़े हुए स्क्विड जैसी बॉडी थी। ओ माय, ये तो बहुत डिलिशियस लग रही है, इजाबेला ने जियांग फे का हाथ खींचते हुए कहा। जियांग फे का तो दिमाग ही सुन्न हो गया। वो चीज अभी अभी इतनी हिडियस बन गई थी, फिर भी इजाबेला इतनी एक्साइटेड कैसे हो सकती थी? जब उस मॉन्स्टर ने अपनी असली फॉर्म पर इजाबेला का रिएक्शन देखा तो सायरन बुरी तरह चौंक गई। साफ था कि अब ड्रैगन से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं था। भले ही वो एडवेंचरर को डराने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उसने मामले को और भी बिगाड़ दिया था क्योंकि वो ड्रैकोनियन अब और भी ज्यादा भूखी हो गई थी। ये क्या हो रहा है? पायरेट ने पूछा। जिस गॉडेस की वो इतनी देर से पूजा कर रहा था वो अभी अभी उसकी आंखों के सामने एक भयानक मॉन्स्टर में बदल गई थी। जब उसने उस गॉडेस को एडवेंचरर के सामने अपनी जान की भीख मांगते सुना था तो उसे यकीन हो गया था कि ये दोनों पक्का कोई हायर पावर वाले लोग हैं। लेकिन जब पायरेट लीडर ने अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। तूने मुझे धोखा दिया, पायरेट जोर से दहाड़ा। जब उसे एहसास हुआ कि उसने और उसके आदमियों ने धोखे में आके एक झूठे भगवान की पूजा की है तो उसकी सारी मायूसी एक भयानक गुस्से में बदल गई। सायरन ने अजीब सा मुंह बनाते हुए आवाज निकाली क्योंकि उसे याद आया कि वो पायरेट अभी भी वहीं खड़ा था। उसके सारे पत्ते खुल चुके थे और अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि वो राल टपकाती ड्रैकोनियन अभी भी उसे खाने के चक्कर में थी। उसी वक्त जियांग फे, जो अभी तक इजाबेला को पीछे खींचकर रोके हुए था, वो उसे और ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाया। तुम्हें क्या हो गया है TSK? ये ड्रैगन जीन्स अभी क्यों बाहर आ रहे हैं? जियांग फे इजाबेला को पकड़ने की मशक्कत करते हुए चीखा। मॉन्स्टर, धोखेबाज, मैं तुझे जान से मार दूंगा, वो गुस्से में पागल पायरेट चिल्लाया। उस पागल आदमी ने फाइनली अपनी तलवार निकाल ली और सायरन पर सीधा हमला कर दिया। अर्ग भाड़ में जाए, अब जो होगा देखा जाएगा, जियांग फे ने कहा और इजाबेला को खुला छोड़ दिया। पलक झपकते ही वो सायरन पर झपटी और अपने पंजों से उस पर हमला करने लगी। मुझे जिंदा बचने के लिए बस एक की जरूरत थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये मॉन्स्टर्स मर भी जाएं, जियांग फे ने खुद से कहा और फाइट में शामिल होने का फैसला किया। लेवल 65 की लॉर्ड टियर बॉस होने के नाते सायरन को स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन इजाबेला भूख से पागल हो चुकी थी। सबसे सही यही था कि उसे अपने हिसाब से तबाही मचाने दी जाए। जियांग फे खुद ही काफी था क्योंकि उसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग था। उस पागल पायरेट की मदद से सायरन बिना ज्यादा वक्त लिए मारी गई। सायरन एक लेवल 65 की लॉर्ड टियर क्वेस्ट बॉस थी। कोई भी क्वेस्ट बॉस कभी भी रिक्वायर्ड क्वेस्ट आइटम के अलावा कुछ और ड्रॉप नहीं करता था। थैंक गॉड, मैंने पहले ही उससे सब कुछ एक्सटॉर्ट कर लिया था, जियांग फे ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हे, तुम इधर आओ, जियांग फे उस आखिरी पायरेट पर चिल्लाया। हाँ, आपने बुलाया? पायरेट ने जियांग फे की तरफ भागते हुए कहा। जियांग फे ने पहले एक कहावत सुनी थी कि हर बहादुर इंसान के अंदर एक डरपोक छुपा होता है, खासकर बुरे लोगों में। ये पायरेट साफ तौर पर एक डरपोक था। जिस भगवान की वो पूजा करता था उसे 2 एडवेंचरर्स ने मार दिया था। भले ही वो एक झूठी भगवान थी, फिर भी वो इस पायरेट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। अब जब उसका सेवियर मारा जा चुका था तो वो अपनी पूंछ हिलाते हुए जियांग फे के पास आ गया था। इस आइलैंड पर ट्रेजर कहाँ छुपा है? जियांग फे ने पूछा। ट्रेजर? यहां कभी कोई ट्रेजर नहीं था। ये आइलैंड बिल्कुल सुनसान जगह पर है। यहां बहुत कम शिप्स आते जाते हैं। हम जिंदा रहने के लिए बस कुछ ही शिप्स को हाईजैक कर पाए थे ताकि जो मिले उससे काम चला सकें, पायरेट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्या तुम श्योर हो? जियांग फे ने अपनी कमर पर टंगे हैमर को पकड़ते हुए पायरेट की तरफ एक कदम बढ़ाया। हाँ, मैं श्योर हूं। अब हम अपने पास कोई कीमती चीज नहीं रखते। हमारे लिए फूड और वाटर सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। पायरेट जियांग फे के सामने घुटनों के बल गिरकर रोते हुए चिल्लाया।
जियांग फे का डराने का तरीका सच में कमाल का था। वो पायरेट उससे बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो इजाबेला से और भी ज्यादा डर रहा था और भगवान का शुक्र मना रहा था कि वो उससे बात नहीं कर रही थी। इजाबेला बगल में पड़ी सायरन की लाश के टुकड़े करने में बिजी थी। मैं तुम्हारा ट्रेजर नहीं मांग रहा हूं। मैं इस आइलैंड के हिडन ट्रेजर के बारे में पूछ रहा हूं। साई, ठीक है। जब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो तो मुझे लगता है अब तुम्हें जिंदा रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं भी तुम्हें तुम्हारे साथियों के पास भेज दूं? जियांग फे ने अपनी कमर से हैमर निकालते हुए पूछा। आह, प्लीज गुड सर, हमारे पास आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। मुझे लगता है सायरन के पास आपके लिए उसके लेयर में कुछ छुपा हो सकता है, पायरेट ने घबराकर कहा। देखा, तुमने पहले ही ये क्यों नहीं बताया? जियांग फे ने अपना हैमर वापस कमर पर लटकाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वो हिडन ट्रेजर सायरन के लेयर में ही छुपा था। गुड सर, मैं आपको वहां ले चलता हूं। जियांग फे के लेयर का रास्ता पूछने से पहले ही पायरेट बोल पड़ा। उसकी आंखों में कोई शक नहीं था। वो पायरेट समझ गया था कि जियांग फे और इजाबेला के इस आइलैंड पर आने का मेन रीजन क्या था। उनकी नजर हमेशा से उसी ट्रेजर पर थी जिसे सायरन गार्ड कर रही थी। बेला, चलने का टाइम हो गया। जो भी है खा लो और निकलते हैं, जियांग फे चिल्लाया। ओके, इजाबेला किसी 12 साल की बच्ची की तरह वापस चिल्लाई। उसने खुशी खुशी सायरन के पेट से फ्लैश का एक छोटा सा टुकड़ा काटा और अपने मुंह में डाल लिया। ब्ले, डिस्गस्टिंग, पुई। क्या हुआ? जियांग फे ने पूछा। ये बहुत बदबूदार और डिस्गस्टिंग है, इजाबेला ने फटी हुई आवाज में जवाब दिया। ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे याद था। वेल, अब तुम सायरन से अपना टेस्ट बदलने के लिए तो कह नहीं सकती। चलो चलते हैं, जियांग फे ने कहा। सच तो ये था कि इजाबेला की करंट फॉर्म सायरन के मीट को एंजॉय नहीं कर सकती थी। अपनी ड्रैगन फॉर्म में वो कच्चे फ्लैश और खून के टेस्ट का पूरा मजा ले सकती थी, लेकिन अपनी डीमन फॉर्म में उसके टेस्ट बड्स बिल्कुल आम इंसानों जैसे थे। जाहिर है वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। साई कितना सैड है। अगर मुझे पता होता कि ये इतनी डिस्गस्टिंग है तो मैं इसे मारती ही नहीं, इजाबेला ने अपने मुंह का सब कुछ थूकते हुए कहा। अगर सायरन का भूत इजाबेला की ये बात सुन लेता तो वो पक्का अपनी कब्र में तड़प उठती। पायरेट के रास्ता दिखाने से जियांग फे और इजाबेला उस घने जंगल से आराम से गुजर गए। बहुत जल्द वो सायरन के लेयर तक पहुंच गए, जो आइलैंड के उस पार बीच के आखिर में बनी एक गुफा थी। ये तो सच में लेजी राइटिंग है, गुफा में कदम रखते ही जियांग फे ने कहा। जिस ट्रेजर चेस्ट में ट्रेजर होना चाहिए था वो बस वहीं एंट्रेंस पर रखा हुआ था। जियांग फे को अंदर तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पायरेट्स ट्रेजर चेस्ट, क्वेस्ट आइटम नॉर्मल। डिस्क्रिप्शन: अ क्वेस्ट आइटम टू कंप्लीट द एक्सप्लोरर टाइटल चैलेंज क्वेस्ट। उस ट्रेजर चेस्ट की प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल और डायरेक्ट था। डिंग! Explorer Title Challenge Quest completed. Ding! Congratulations player Verdure Glider for obtaining the Explorer title promotion. All allied reputation points plus 4000. Explorer builds trust with NPCs faster and better. Able to receive higher ranking quests. Grants you the ability to equip a few equipment with title requirement. जियांग फे ने उस टाइटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी और उसे लगा कि एक प्लेयर के तौर पर यह उसके लिए कोई खास बूस्ट नहीं था, लेकिन ये टाइटल प्लेयर्स को एनपीसीएस से हायर डिफिकल्टी वाली क्वेस्ट्स एक्सेप्ट करने की परमिशन जरूर देता था, जिससे फास्टर लेवलिंग के साथ साथ बेटर इक्विपमेंट पाना आसान हो जाता था। टाइटल रिक्वायरमेंट वाले ज्यादा इक्विपमेंट नहीं होते थे, लेकिन अगर कोई होता तो वो इक्विपमेंट बहुत पावरफुल होता था। आज तक जियांग फे ने सिर्फ एक ही देखा था, जो डीमन रेस का होली आइटम था और उसी के पास था। एब्राहम डिस्ट्रॉयर ऑफ किंगडम्स एक 2-हैंडेड सॉर्ड थी जिसके लिए ड्रैगन स्लेयर टाइटल की जरूरत थी। जियांग फे को एक्सप्लोरर टाइटल मिलने के कुछ ही सेकंड्स बाद आसमान से एक पिलर ऑफ लाइट चमका और जियांग फे तुरंत वापस डॉनलाइट सिटी में टेलीपोर्ट हो गया। रिस्पेक्टेड एक्सप्लोरर, डॉनलाइट सिटी में आपका स्वागत है, टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास हमेशा खड़े रहने वाले एनपीसी गार्ड्स में से एक ने कहा। हाहा, चलो कुछ तो बदलाव आया, ये ट्रीटमेंट अच्छा है, जियांग फे ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही उसके स्टैट्स में कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन एक एनपीसी का उसे बेहतर तरीके से ट्रीट करना काफी अच्छा लग रहा था। हो सकता है कि उसे एनपीसीएस के साथ प्रॉपर्ली एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का चांस मिल जाए ताकि वो बेहतर और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेस्ट्स ले सके। जियांग फे शहर में घूमता रहा और उसने अपना बचा हुआ टाइम अलग अलग एनपीसीएस का रिएक्शन टेस्ट करने में बिताया। उसके बाद वो बिली बॉय और लिटिल रेन के साथ बैटलफील्ड में कुछ प्लेयर्स को मारने चला गया, जब तक कि उस दिन के लिए सर्वर शटडाउन होने का टाइम नहीं हो गया। ब्रेकफास्ट के बाद जियांग फे ने स्कूल न जाने का फैसला किया। कल जो भी हुआ था उसके बाद उसने तय कर लिया था कि वो बाई जोंगवे और बाकी ट्रबल मेकर्स से जितना हो सके दूर रहेगा। स्कूल जाने के बजाय जियांग फे अपनी नई मिली मार्शल स्किल्स की ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर की तरफ निकल पड़ा। उसके वार्म अप सेशन के कुछ मिनटों बाद ही तियान्यू का कॉल आ गया। फे, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए? हाँ, तियान्यू ने पूछा। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो थका हुआ है। हाँ नहीं, क्या तुम ही वो इंसान नहीं थे जिसने मुझे बताया था कि स्कूल टाइम की बर्बादी है? मैं अभी अपनी मार्शल स्किल्स की ट्रेनिंग कर रहा हूं, जियांग फे ने हंसते हुए कहा।
साए, तुम्हारे क्लास में ना होने से सोचो मुझे कौन परेशान कर रहा है। वो ट्विंस, वो तो ओल्ड है के पास भी पहुंच गई थीं। हाँ, तियान्यू ने जोर से सांस छोड़ते हुए कहा। सुबह जब यांगपो और यांगचिंग स्कूल गईं तो उन्हें पता चला कि जियांग फे क्लास में नहीं आया है। इसलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ी, क्योंकि उनका मेन पर्पस उसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना था। अगर जियांग फे ही क्लास में नहीं था तो वो वहां क्यों रुकती। इसलिए जब जियांग फे गायब मिला तो दूसरा इंसान जिसे वो परेशान कर सकती थी वो हाँ तियान्यू था। उसके बाद वो सिर्फ जियांग फे को ढूंढने के लिए सीधे हिडन ड्रैगन विलेज तक पहुंच गईं। आखिर में जब जियांग फे फिर भी नहीं मिला तो उन्होंने हाँ तियान्यू को जियांग फे से कांटेक्ट करने के लिए फोर्स किया। ठीक है, उनसे कहो कि मैंडा स्क्वायर वाले ट्रेनिंग सेंटर आ जाएं। मैं उन्हें संभाल लूंगा, जियांग फे ने कहा। जियांग फे का उन ट्विंस को बेबीसिट करने के लिए हाँ बोलने का रीजन सिंपल था। उसे उन स्किल्स को मास्टर करने के लिए किसी गाइड की जरूरत थी। सच कहा जाए तो जियांग फे को एक गाइड की बहुत सख्त जरूरत थी। इस पॉइंट पर एक तीर से दो निशाने लगाने का बेस्ट तरीका यही था कि वो ट्विंस से ही सीखना शुरू कर दे। हाँ, तियान्यू से बात खत्म होने के बाद वो ट्विंस 30 मिनट से भी कम टाइम में वहां पहुंच गईं। ब्रदर जियांग फे, क्या आप हमें अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं? जियांग फे वाले ट्रेनिंग रूम में एंटर करते ही यांगचिंग ने पूछा। उसका गुस्से वाला चेहरा और हाथ बांधकर खड़े होने का स्टाइल देखकर जियांग फे को बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। वेल, टेक्निकली उसकी बात एकदम निशाने पर लगी थी। जियांग फे सच में उन ट्विंस को अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जाहिर है वो उन्हें ये बात मुंह पर तो बोलने से रहा। चिंग, मुझे लगता है ब्रदर जियांग फे बस हमें अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताना भूल गए थे, यांगपो ने कहा। वो यांगचिंग से कहीं ज्यादा स्मार्ट थी। वो जियांग फे की पोजीशन समझ गई और उसने उसे मुश्किल से बाहर निकाल लिया। लेकिन जब उसने जियांग फे को एक कोल्ड स्टेयर दी तो उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। एक बार भूलना ठीक था, लेकिन 2 बार भूलने का मतलब था कि ये जानबूझकर किया गया है। वेल, देखो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो डेली स्कूल जाता हो। मैं स्कूल तभी जाता हूं जब मुझे पता चलता है कि तुम लोग आ रहे हो। मेरे दिमाग में कभी ये बात आई ही नहीं कि मुझे ये भी इन्फॉर्म करना होगा। जियांग फे ने अपना एक्सक्यूज देते हुए एक्सप्रेशनलेस दिखने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि लड़कियां उसकी इस बात पर यकीन कर लेंगी। हाँ, आई सी। वेल, मुझे लगता है अब फिक्र की कोई बात नहीं है। ये सोचना कि आप सिर्फ हमसे मिलने के लिए पर्पसली स्कूल आते हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, यांगचिंग ने खुशी से चहकते हुए कहा और उछलकर जियांग फे को गले लगा लिया। राइट, मैं तो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, जियांग फे ने यांगचिंग की उस डेथ ग्रिप से खुद को छुड़ाते हुए कहा। वो भागकर रूम के कोने में गया और उन्हें वो बुक्स दिखाईं। ये तो वही पहले वाली बुक्स हैं। ये तो बहुत ईजी स्किल्स हैं। ब्रदर जियांग फे, आप लेवल 4 के फाइटर हैं ना? आपको ये सीखना कैसे नहीं आता? यांगचिंग ने पूछा। ब्रदर जियांग फे, ये सारी बुक्स लेवल 2 की मास्टरी स्किल्स हैं। क्या आपके मास्टर ने आपको ऐसा कुछ नहीं सिखाया? मेरा मतलब है कि किसी मास्टर का स्टूडेंट बनने से पहले ये वो बेसिक स्किल्स हैं जो हर किसी को सीखनी पड़ती हैं। यांगपो ने वो बुक लेते हुए कहा और उसे पढ़ा। वेल, मेरे मास्टर बाकी सबसे अलग हैं। कभी कभी तो मुझे भी समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी टेक्निक्स जिस तरीके से सिखाई हैं वो तुम्हारे सीखने के तरीके से अलग हैं, जियांग फे ने एक नया बहाना बनाते हुए कहा। ऐसा होता है, यांगपो ने तुरंत समझते हुए कहा। उसके बोलने के तरीके से लग रहा था कि वो एक्सपीरियंस्ड है। वो पक्का ऐसे दूसरे मास्टर से मिली होगी जो दूसरों से अलग तरीके से मार्शल आर्ट सिखाते थे। जियांग फे का एक्सक्यूज उतना सॉलिड नहीं था, लेकिन किसी ने भी सच में किसी लेवल 5 के मास्टर को नहीं देखा था। ना ही वो लोग कभी पब्लिक के सामने आते थे। जियांग फे खुद भी प्रूव कर चुका था कि उसका फाइटिंग स्टाइल कितना लीथल है। उन ट्विंस ने देखा था कि वो कितना पावरफुल था। इसलिए भले ही जियांग फे का बहाना कुछ खास कन्विंसिंग नहीं लग रहा था, फिर भी उन दोनों ने जियांग फे पर ज्यादा शक नहीं किया। शायद उस लेवल 5 के मास्टर ने जियांग फे के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग मेथड बनाया हो जिसने उसे इतने कम टाइम में इतना स्ट्रांग बना दिया हो, लेकिन उसे मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स भी न सिखाए हों। ओकी डोकी, ब्रदर जियांग फे, आपको जो भी समझना आए बेझिझक मुझसे पूछ लेना, मैं आपकी हेल्प करूंगी, यांगचिंग ने एक ब्राइट स्माइल के साथ कहा। यांगपो ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। उनके अपने खुद के प्लान्स थे। लड़कियों के पास जियांग फे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने का एक और मौका आ गया था। उसे सिखाना सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि आक्वामून हेवनली पैलेस के लिए भी फायदेमंद होने वाला था। उन बहनों की हेल्प से जियांग फे के लिए उन चारों मार्शल स्किल्स को सीखना काफी आसान हो गया था। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स थीं जिन्हें उन बहनों ने झट से सॉल्व कर दिया था। जियांग फे की अपनी बॉडी और फाइटिंग कैपेबिलिटी भी काफी अच्छी थी। क्योंकि वो चारों मार्शल स्किल्स ज्यादा मुश्किल नहीं थीं, इसलिए जियांग फे ने थंडर पाम को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। उसे बाकी बची 3 मार्शल स्किल्स की भी काफी अच्छी समझ हो गई थी। लगातार 3 दिनों तक जियांग फे उस ट्रेनिंग रूम में डेरा डाले रहा। यांगपो और यांगचिंग हमेशा उससे चिपकी रहती थीं। जब भी उसकी आर्ट्स में कोई प्रॉब्लम या गलती होती तो वो लड़कियां उसकी मदद करने आ जातीं। सच कहें तो लड़कियों के साथ होने से जियांग फे को थोड़ी खुशी भी हो रही थी
और हल्की सी झुंझलाहट भी। जहां जियांग फेई अपने इन मिले-जुले इमोशंस में अटका था, वहीं दूसरों का वक्त कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। सबसे पहले तो ये जांगफा बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। जियांग फेई की पिल्स खाने और पूरी तरह रिकवर होने के बाद ये जांगफा को अंदर तक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बचपन से ही ये जांगफा को ना तो कभी पीटा गया था, ना डांटा गया था, ना ही कभी रिजेक्ट किया गया था और ना ही उसे कभी ना शब्द सुनना पड़ा था। जियांग फे के साथ हुई फाइट के बाद ये जांगफा के अंदर जियांग फे के लिए एक गहरी नफरत पैदा हो गई थी। उसने अगले दिन स्कूल स्किप किया और वापस सोरिंग क्लाउड सेक्ट चला गया। वहां उसने जियांग फे से अपना बदला लेने की प्लानिंग शुरू कर दी। बाई जोंगवे का टाइम भी कुछ खास अच्छा नहीं था। इंसिडेंट के अगले दिन उसने सोचा था कि लड़कियां और जियांग फे क्लास अटेंड करेंगे। उसे क्या पता था कि जियांग फे स्कूल ही नहीं आया है। यांगपो और यांगचिंग वहां थीं और बाई जोंगवे के लिए यांगपो से बात करने का ये एक रेयर चांस था। लेकिन फर्स्ट पीरियड के तुरंत बाद वो लड़कियां हवा की तरह गायब हो गईं और कभी क्लास में वापस नहीं आईं। अगले दिन जब बाई जोंगवे स्कूल वापस आया तो उसने देखा कि जियांग फे अभी भी गायब था और वो लड़कियां भी एब्सेंट थीं। इसलिए उन तीनों के बिना जिनसे बाई जोंगवे मिलना चाहता था, वो भी स्कूल से निकल गया। जियांग फे, यांगपो और यांगचिंग कहाँ गए, ये न जानने की वजह से बाई जोंगवे सीधे हाथ टियान्यू के पास गया, ये सोचकर कि जियांग फे के सबसे क्लोज होने के नाते उसे पता होना चाहिए कि जियांग फे कहाँ है। लेकिन जब यांगपो और यांगचिंग जियांग फे की लोकेशन पूछने के लिए हिडन ड्रैगन विलेज तक पहुंच गई थी, तो वो जल्दी से उस जगह को छोड़कर अफ्रीका में थर्ड मिलिट्री कंपनी चला गया था। बाकी मार्शल आर्टिस्ट्स के जायंट्स के बीच हाँ टियान्यू भले ही एक छोटी सी चींटी हो, लेकिन नॉर्मल इंसानों की दुनिया में वो खुद एक जायंट माना जाता था। अब जबकि हाँ टियान्यू भी गायब था, तो बाई जोंगवेई के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। जियांग फे ने यांगपो और यांगचिंग को साफ कर दिया था कि वो अपने पेरेंट्स को दूसरी सोसाइटी के मामलों में नहीं घसीटना चाहता। ये इन्फॉर्मेशन चाइना मार्शल आर्टिस्ट अलायंस के बाकी मेंबर्स तक भी पहुंचा दी गई थी। भले ही सबके अपने अपने प्लान्स थे, लेकिन कोई भी जियांग फे से पंगा नहीं लेना चाहता था। इसलिए बाई जोंगवे जियांग फे के घर जाकर उसके पेरेंट्स को परेशान नहीं करने वाला था। एक हफ्ते बाद जियांग फे मांडा स्क्वायर के ट्रेनिंग रूम में अपनी मार्शल स्किल्स प्रैक्टिस कर रहा था और साथ ही डॉन ब्रेक भी खेल रहा था। गेम में वो गिल्ड के कुछ कोर मेंबर्स को डंजन रेड्स में अपने साथ ले जाता था। कभी कभी वो बैटलफील्ड में बिली बॉय से मिलने जाता और पीवीपी मैप में दूसरे प्लेयर से फाइट करता। उस वक्त उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था, क्योंकि उसका लेवल एवरेज प्लेयर्स के लेवल से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका था। दिन के टाइम जियांग फे यांगपो और यांगचिंग की गाइडेंस में अपनी मार्शल स्किल्स प्रैक्टिस करता। सिर्फ एक हफ्ते के छोटे से वक्त में उसने उन चारों मार्शल स्किल्स के बेसिक्स को मास्टर कर लिया था। जैसे ही उसे लगा कि सब कुछ शांत और मस्त चल रहा है, एक नई मुसीबत उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। एक दिन यांगपो और यांगचिंग जियांग फे को शहर में शॉपिंग करने के लिए घसीट ले गईं। भले ही वो जाने में हिचकिचा रहा था, लेकिन वो लड़कियां 10 दिनों से भी ज्यादा वक्त से उसके साथ थीं। उनकी गाइडेंस के बिना जियांग फे कभी भी इतनी जल्दी वो मार्शल स्किल्स नहीं सीख पाता। इसलिए अपना थैंक्स एक्सप्रेस करने के लिए जियांग फे उनके साथ जाने के लिए मान गया। जब वो तैयार हुआ और मांडा स्क्वायर से निकलने ही वाला था, तभी 054 एक प्रॉक्सिमिटी अलर्ट जोर से बज उठा। अलर्ट! सस्पिशियस बीइंग अप्रोचिंग। बी एडवाइज्ड, देयर आर 7 metahumans coming from different directions. Scan indicates that there are 2 level 4 martial artists, 4 level 3 martial artists, and 1 level 4 vampire. कौन मेरे साथ पंगा लेना चाहेगा? 0541 की वार्निंग रिपोर्ट सुनने के बाद जियांग फे ने मन ही मन सोचा। 7 दुश्मन, जिनमें से 4 लेवल 4 के थे और 3 लेवल 3 के। ये एक ऐसी फाइट थी जिसे वो जीत नहीं सकता था। जियांग फे के पास इकलौता एडवांटेज वो लड़कियां थीं। वहां बहुत सारे विटनेसेस थे और भले ही मेटा ह्यूमन स्ट्रांग थे, उनकी पब्लिक में आकर फाइट करने की हिम्मत नहीं थी। वो बस इतना कर सकते थे कि जियांग फे के किसी खाली सड़क पर जाने का वेट करें और फिर उस पर हमला कर दें। शहर जाना कोई अच्छा आइडिया नहीं होगा। मुझे वापस मांडा स्क्वायर जाना चाहिए, जियांग फे ने सोचा। मांडा स्क्वायर में बहुत सारे लोग रहते थे। मेटा ह्यूमन चाहे कोई भी हो, वो पब्लिक की नजरों के सामने नहीं आएगा। अगर कोई फाइट शुरू हो गई तो उसे कवर अप करने का कोई तरीका नहीं था। मेटा ह्यूमन सोसाइटी के सीक्रेट्स लीक हो जाते। सोसाइटी के सारे मेंबर्स ऐसे क्राइम को हल्के में नहीं लेते। जैसे ही जियांग फे उन ट्विंस को आवाज देना चाहता था, 0541 ने फिर से अलर्ट किया। इस बार आवाज और भी तेज थी। वार्निंग, ओमेगा बीइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, कॉम्बैट प्रिपरेशन इज एडवाइज्ड। जियांग फे सुन्न पड़ गया। इकलौता दुश्मन जिसे 0541 ओमेगा बीइंग मान सकता था, वो लेवल 5 का मेटा ह्यूमन था। जियांग फे ने अपनी मुट्ठियां कसी और दुश्मन के कुछ भी करने से पहले ही हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसे उम्मीद थी कि वो कम से कम खुद को डिफेंड कर पाएगा। लेकिन जब वो ओमेगा बीइंग फाइनली सामने आई, तो जियांग फे रिलैक्स हो गया और उसने चैन की सांस ली। वो एक यंग लड़की थी, कंधे तक लंबे ब्लॉन्ड बालों वाली एक लंबी लड़की। उसने एक लॉन्ग 1 पीस वाइट ड्रेस और इतने बड़े सनग्लासेस पहने हुए थे जो बिल्कुल किसी मास्क की तरह लग रहे थे। फिर भी
जियांग फे पहचान गया कि वो कौन थी। हेलो, फीनिक्स ने एकदम फ्लुएंट मैंड्रिन में कहा। जब जियांग फे को समझ आया कि यांगपो और यांगचिंग नहीं जानती कि वो कौन है, तो उसने अनजान बनने की एक्टिंग की। क्या कोइंसिडेंस है। सच कहें तो जियांग फे और फीनिक्स ने साथ में एक मोमेंट शेयर किया था, जिसकी वजह से फीनिक्स पर जियांग फे के दो एहसान थे। उसके वहां होने से जियांग फे को उन आने वाले लेवल 4 और लेवल 3 के दुश्मनों से कोई डर नहीं था। ब्रदर जियांग फे, ये कौन है? यांगचिंग ने जियांग फे के बाएं हाथ को कसकर पकड़ते हुए पूछा। हो, ये एक पुरानी दोस्त है। इसका नाम फीनिक्स है, जियांग फे ने आराम से कहा। वो फिनिक्स की तरफ मुड़ा, मुस्कुराया और बोला, ये यांगपो है और मेरे बाएं हाथ पर यांगकिंग है। हाय दे, यांगपो ने पोलाइटली झुकते हुए कहा। भले ही वो नहीं जानती थी कि ये औरत कौन है, लेकिन कर्टेसी दिखाना ही सही था, क्योंकि जैसा जियांग फे ने बताया, वो एक पुरानी दोस्त थी। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जियांग फे। फीनिक्स ने यांगपिंग और यांगपो को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सीधे जियांग फे से बात की। हे, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अचानक से आ गई और उसकी मदद मांग रही हो। तुम हो कौन? यांगचिंग ने कहा। वो थोड़ा स्लो थी, फिर भी वो नहीं चाहती थी कि जियांग फे उसे छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ चला जाए। जियांग फे को फीनिक्स के आसपास अचानक से एक पावर का सर्ज महसूस हुआ। भले ही उसने डार्क सनग्लासेस पहने हुए थे, लेकिन जियांग फे साफ देख सकता था कि फीनिक्स की आंखें सफेद चमक रही थीं। स्टूपिड फूल, तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो? जियांग फे ने तुरंत यांगचिंग की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और उसे अपने पीछे खींच लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। जियांग फे ने वापस फीनिक्स की तरफ मुड़ने से पहले यांगचिंग से धीरे से कहा। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। एक हफ्ते से ज्यादा वक्त तक साथ रहने के बाद जियांग फे को उन लड़कियों से लगाव हो गया था और वो उन्हें वेपराइज होते नहीं देखना चाहता था। तुम्हारा जवाब? फीनिक्स ने यांगकिंग को घूरते हुए पूछा। वो समझ गई थी कि यांगचिंग को नहीं पता कि वो कौन है और वो क्या कर सकती है। उसके जैसे मामूली इंसान कभी पावर को समझना नहीं सीखते। चींटियों के लिए भगवान को अपने जैसा मान लेना बहुत आम बात थी। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जियांग फे ने कड़वाहट के साथ कहा। इस वक्त उसे यांगचिंग को प्रोटेक्ट करना था। जाहिर है, वो फीनिक्स की हर बात मान लेता, चाहे इसके लिए उसे उसके जूते ही क्यों न चाटने पड़े। जैसे ही फीनिक्स ने मदद मांगी, एक बात थी जो जियांग फे को खटक रही थी। चाहे कोई भी हो, फीनिक्स के खिलाफ खड़ा होना किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए प्रॉब्लम लड़ाई झगड़े से जुड़ी नहीं हो सकती थी। ये जानकर जियांग फे फीनिक्स की मदद करने को लेकर थोड़ा रिलैक्स हो गया था। फीनिक्स का इंटरेस्ट जगाने के लिए उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने का ये एक अच्छा चांस भी था। ठीक है, मेरे साथ चलो, फीनिक्स ने कहा और मुड़कर तेजी से चलने लगी। जियांग फे यांगपो और यांगचिंग दोनों को अकेला छोड़कर तेजी से उसके पीछे गया। उसे उम्मीद थी कि लड़कियां सिचुएशन समझेंगी और चुपचाप वहां से चली जाएंगी, लेकिन वो लड़कियां भी उनके पीछे पीछे आ गईं, क्योंकि एक अनजान औरत अचानक से आकर उनके आदमी को घसीट कर ले जा रही थी। फीनिक्स अचानक रुक गई। बिना पीछे मुड़े ही उसने कहा, मुझे सिर्फ जियांग फे की मदद चाहिए। जियांग फे ने पीछे मुड़कर देखा कि लड़कियां दूर से उसका पीछा कर रही थीं। फिर वो भागकर उनके पास गया और उनसे घर वापस जाने की रिक्वेस्ट करने लगा। प्लीज वापस चली जाओ। मेरी माँ को बता देना कि मैं किसी कॉम्पिटिशन में गया हूं और आज रात घर नहीं आऊंगा। ब्रदर जियांग फे, यांगचिंग रोते हुए बोली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जियांग फे जाए। मैं समझती हूं ब्रदर जियांग फे, हम संभाल लेंगी, यांगपो ने अपनी बहन को पकड़ते हुए कहा। शांत रहने वाली होने के नाते वो हमेशा अलर्ट रहती थी और अपने आसपास होने वाली चीजों को ऑब्जर्व करती थी। जब फीनिक्स उनके पास आई तो यांगपो को उसमें कुछ अननेचुरल महसूस हुआ था। जब उसने देखा कि लेवल 4 का फाइटर होने के बावजूद जियांग फे ने उससे बात करते हुए कैसा रिएक्ट किया, तो यांगपो समझ गई थी कि वो औरत पक्का कोई बहुत बड़ी चीज है। देखने से लग रहा था कि फीनिक्स जियांग फे के काफी क्लोज है। जिस तरह से उसने जियांग फे से बात की, वो एकदम स्ट्रेट और डायरेक्ट था, खासकर जब उसने जियांग फे से मदद मांगी। जियांग फे बिना कोई डिटेल्स पूछे उसकी मदद करने के लिए मान भी गया था। इससे साफ पता चल रहा था कि जियांग फे को उस औरत पर कितना ट्रस्ट था। यांगपो नहीं जानती थी कि फीनिक्स एक बहुत बड़े बायो एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस गायब हो चुके थे। बस एक कोल्ड और इमोशनलेस घूरना बाकी था। वैसे भी क्या किसी लेवल 5 के ओमेगा लेवल बीइंग को दूसरों के सामने मुस्कुराने की जरूरत थी? जब जियांग फे को पूरा यकीन हो गया कि लड़कियां मांडा स्क्वायर वापस लौट गई हैं, तभी उसने चैन की सांस ली। रास्ते भर फीनिक्स ने कुछ नहीं कहा। दोनों ने एक कैब रोकी और शहर के बाहर निकल गए। यंग मास्टर, हमें क्या करना चाहिए?
काले कपड़े पहने एक आदमी ने जियांग फे और एक खूबसूरत लड़की को कैब में बैठते देखकर पूछा। उनका पीछा करो, ये जांगफा ने कहा। यस सर, उस ग्रुप ने एक साथ कहा। फिर वो दो अलग अलग कार्स में बैठे और गाड़ी चलाने लगे। ये जांगफा और उसके कुछ आदमी जियांग फे का पीछा कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उसके साथ एक लेवल 5 की ओमेगा लेवल बीइंग थी। यंग मास्टर, क्या आप श्योर हैं कि आप ये करना चाहते हैं? अगर ये बात बाहर आ गई तो हमें पक्का बहुत कड़ी सजा मिलेगी। सोरिंग क्लाउड सेक्ट के लेवल 4 के फाइटर्स में से एक ने कहा। जियांग फेई एक लेवल 5 के मास्टर का डिसाइपल था। उसे नुकसान पहुंचाने का मतलब था सीधे उस लेवल 5 के गॉड लाइक फाइटर के गुस्से को बुलावा देना। तुम पागल हो क्या? बस उसे चुपचाप मार दो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसे लिटरली इस दुनिया से गायब कर दो। अगर तुम अभी पीछे हट रहे हो तो मैं तुम्हारे अपनी फेलो फीमेल अप्रेंटिस को मारने का सीक्रेट अपने अंकल को बता दूंगा, ये जांगफा ने कहा। आप जो भी कहें यंग मास्टर, मैं आपके ऑर्डर्स मानूंगा। जब ये जांगफा ने उसे उसके ही सीक्रेट से डराया तो उस आदमी ने कहा। लेवल 4 के वैम्पायर के अलावा जो लोग जियांग फे का पीछा कर रहे थे वो ये जांगफा के ब्लैकमेल किए हुए गुंडे थे। किसी लेवल 5 के अप्रेंटिस पर हमला करना और उसे मारना एक बहुत बड़ा जुर्म था जिसके पकड़े जाने पर मौत की सजा मिलना तय था। लेकिन अगर उन्होंने ये जांगफा का ऑर्डर नहीं माना तो वो भी उनके लिए मौत की सजा ही थी। वो लेवल 4 का वैम्पायर अलग था। वो वहां सिर्फ जियांग फे का खून हासिल करने के लिए था। किसी लेवल 4 के फाइटर का खून उनके लिए बहुत कीमती होता था। जाहिर है उसे नहीं पता था कि जियांग फे असल में कौन है। देखते ही देखते जियांग फे और फीनिक्स एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। वो एकदम बीच सड़क पर थे और आसपास सिर्फ खाली मैदान था। क्या तुम लोग सच में यहीं उतर रहे हो? ड्राइवर ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। हाँ, परेशानी के लिए थैंक्स, जियांग फे ने कैब के पैसे देते हुए कहा। हो, जवानी भी क्या चीज है ना? प्रोटेक्शन यूज करना मत भूलना, ड्राइवर ने आंख मारते हुए कहा। शहर से बाहर सिर्फ जानवरों और गंदगी से भरी जगह पर जाने वाले यंगस्टर्स और कर भी क्या सकते थे सिवाय बिग बैंग बूम करने के? हाँ मिस्टर ड्राइवर, अब आपको यहां से जाना चाहिए, जियांग फे ने कड़वाहट के साथ हंसते हुए कहा और फीनिक्स की तरफ एक नजर डाली। वो बस यही दुआ कर रहा था कि वो ड्राइवर पर गुस्सा होकर उसे मार न दे। लकीली वो बस सड़क किनारे खड़ी खालीपन को घूर रही थी। अपने चेंज लेने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। जियांग फे ने फीनिक्स के पास जाकर पूछा, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए थी? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी आसपास कुछ अनोइंग फ्लीज घूम रहे हैं, पहले उन्हें संभालते हैं, फीनिक्स ने बिना किसी इमोशन के कहा। फ्ली? जियांग फे कोई सवाल पूछना ही चाहता था कि उसे पास ही 2 कार इंजन्स के गरजने और फिर रुकने की आवाज सुनाई दी। हाँ, कौन सोच सकता था कि तुम भी एक फॉरेन होर के साथ किसी खाली मैदान में आओगे? ये जांगफा कार से उतरते हुए चिल्लाया। ओह क्रैप, मजाक कर रहे हो क्या? अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, जियांग फे ने कहा, क्योंकि वो अपने आसपास की हवा को एक पावरफुल एनर्जी से वाइब्रेट होते हुए फील कर सकता था। टेम्परेचर भी कई डिग्रीज गिर गया था। फीनिक्स के भयानक मर्डरस इंटेंट को फील करने के लिए जियांग फे को पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी। वो जानता था कि उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही होंगी। ये जांगफा ने खुलेआम उसे एक होर बुलाने की हिम्मत की थी। वो नहीं जानता था कि वो सिर्फ एक चुटकी बजाकर उसे मिट्टी में मिला सकती थी। ये जांगफा के कार से उतरने के बाद बाकी 6 लोग भी एक एक करके बाहर आ गए। जियांग फे के इस तरह बिहेव करने की वजह यही चीयरलीडर्स थे जो उसके पास थे। यंग मास्टर, आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? लेवल 4 के फाइटर ने पूछा। वो लोग पहले ही खुद को सामने ला चुके थे। अगर उन्होंने जियांग फे को जिंदा छोड़ दिया तो वो अलायंस के सामने उनकी पोल खोल देगा। उस कमीने को मार डालो और उस फॉरेन होर को पकड़ लो। मैं उसके साथ रेप करूंगा और उसके बाद तुम लोग उसके मजे लेना, ये जांगफा ने मुस्कुराते हुए बेधड़क और जोर से कहा। ये जांगफा, मेरी रिस्पेक्ट ले लो। मुझे इतना टाइम हो गया लेकिन मैंने तुम जैसा जिगरे वाला इंसान आज तक नहीं देखा, जियांग फे ने अपने मन में सोचा। उसे इस बात पर बहुत मजा आ रहा था कि ये जांगफा जैसा मामूली इंसान भी बिना जाने कि सामने वाला कौन है या क्या है उसे इंसल्ट करने की हिम्मत कर रहा था। तूने मेरे साथ इतना गलत किया है कि तू घुटनों पर गिरकर भीख भी मांगेगा तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू किसी लेवल 5 के मास्टर का डिसाइपल है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम सब जाओ और उसे मार डालो, उस फॉरेन होर को मैं खुद संभालूंगा, ये जांगफा पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाया। उसके एक छोटे से कमांड पर बाकी 6 लोग जियांग फे की तरफ झपटे, जबकि ये जांगफा धीरे धीरे फीनिक्स की तरफ बढ़ने लगा। सीधा हमला करो, फाइटर्स में से एक ने कहा। अब उनके पास जियांग फे और उस अनजान फॉरेन लड़की को मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। भले ही उनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब बात उन 6 लोगों की जान या फिर जियांग फे और उस लड़की की जान पर आ गई थी। उसका खून मेरा है, लेवल 4 का वैम्पायर दहाड़ा। वो सोरिंग क्लाउड सेक्ट का हिस्सा नहीं था और वो सिर्फ ये जांगफा की बात सुनता था। जाहिर है उसे बाकियों से कोई मतलब नहीं था।
और वो एक पागल कर देने वाली स्पीड से जियांग फे की तरफ दौड़ा। स्नैप! जैसे ही बाकी फाइटर्स जियांग फे तक पहुंचने वाले थे और ये जांगफा ने मुश्किल से 2 कदम ही बढ़ाए थे, फीनिक्स ने चुटकी बजाई। हवा में कुछ बदल गया। आसमान से एक पावरफुल प्रेशर नीचे आया और जियांग फे समेत सबको जमीन पर दबा दिया। जियांग फे को बस हल्का सा प्रेशर फील हुआ। इससे पहले कि उसके पैर मुड़ पाते, फीनिक्स ने वो इफेक्ट हटा दिया। बाकी लोग इतने लकी नहीं थे। वैम्पायर समेत हर कोई औंधे मुंह जमीन पर पड़ा था। उन्होंने जितनी भी मशक्कत की वो उठ नहीं पाए। वो अपनी उंगलियां तक नहीं हिला पा रहे थे। ओ डैंग, क्या ये एक लेवल 5 ओमेगा की पावर है? एक लेवल 4 का फाइटर भी इसे रेजिस्ट नहीं कर पाया। ये गैप सच में बहुत ज्यादा है। जियांग फे ने फीनिक्स की तरफ मुंह फाड़े देखते हुए सोचा। वो पिछली बार जूगे शंजन का रूप धरकर बच निकलने के लिए खुद को बहुत लकी मान रहा था। सब जानते थे कि लेवल 5 के मेटा ह्यूमंस लेजेंड्स माने जाते थे। बहुत कम लोगों ने ही उन्हें एक्शन में देखा था और उससे भी कम लोग वो कहानी सुनाने के लिए जिंदा बचे थे। जब जियांग फे ने जूगे शंजन का रूप लिया था तो उसका काम बस पासिंग ग्रेड का माना जा सकता था। अगर किसी ने सच में एक लेवल 5 मेटा ह्यूमन की पावर को समझा होता तो उसकी पोल तुरंत खुल जाती। उसका लेवल 5 का मास्टर बहुत वीक था। जिस अकेली चीज ने दूसरों को यह यकीन दिलाया था कि जूगे शंजन एक लेवल 5 का मास्टर है, वो उसका खदानों से सारा यूरेनियम गायब कर देना और तलवार पर उड़ना था। उसने उस वक्त बहुत सारे सबूत छोड़ दिए थे, लेकिन वो बहुत लकी था कि वो सबूत लोगों की नजरों से बच निकले। अब जबकि उसे समझ आ गया था कि वो कितना वीक है, उसने तय किया कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो वो अपने मास्टर का रूप नहीं धरेगा। जहां जियांग फे अपने सेल्फ डाउट में खोया था, वहीं उसके दुश्मन हर गुजरते सेकंड के साथ तड़प रहे थे। जमीन पर इस कदर दब जाना कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इस बात ने उन सबको पागलों की तरह पैनिक कर दिया था। FCKU ये जांगफा, तुम्हारे बकवास मुंह ने हम सबकी जान ले ली। हर कोई यही बात जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन जमीन पर दबे होने की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। लेवल 4 का वैम्पायर थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग था क्योंकि वो अभी भी अपनी एक उंगली ऊपर उठा सकता था। स्ट्यूपिड बास्टर्ड, तुमने मुझे किस तरह के इंसान को मारने के लिए कहा था? ये किसी लेवल 4 फाइटर की एबिलिटी नहीं है। कोई भी लेवल 4 का फाइटर अपनी पीक स्टेज पर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वैम्पायर ने अपने मन में सोचा। अभी तो उसे इस बात पर शक हो रहा था कि वो इस बेवकूफ यंग मास्टर की मदद भी करे या नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? जियांग फे ने खुद से पूछा। वो ये जांगफा की मौत नहीं चाहता था क्योंकि सोरिंग क्लाउड सेक्ट उसके खिलाफ हो जाता। लेकिन फिर वही बात कौन किसी लेवल 5 मॉन्स्टर से बदला लेना चाहेगा? साय। आखिर में जियांग फे ने तय किया कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। ये जांगफा ने फीनिक्स को फौरन होर कहकर खुद अपनी कब्र खोद ली थी। फीनिक्स, तुम इनके साथ क्या करने वाली हो? जियांग फे ने पूछा। वही जो मैंने पहले किया था, फीनिक्स ने जियांग फे की तरफ बिना मुड़े ही कहा। जियांग फे एक एक्सेप्शन था। जिसने भी उसके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की उसे मरना ही होगा। कैप्टन, ये एक बहुत अच्छा मौका है। उन तीनों लेवल 4 के मेटा ह्यूमंस को पूरी तरह मत मिटाइए। उनका जीन पूल हमारे काम का है, 0541 ने कहा। ओह, तुम सही कह रहे हो, जियांग फे चिल्लाया। क्योंकि फीनिक्स उन सबको मारने ही वाली थी, तो क्यों ना मरने के बाद भी वो किसी बड़े काम में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। वो उस मैसिव प्रेशर से बिना किसी असर के उन तीनों लेवल 4 मेटा ह्यूमंस की तरफ चला और फीनिक्स से पूछा, क्या तुम प्लीज इन तीनों की बॉडीज को सही सलामत छोड़ सकती हो? ठीक है, फीनिक्स ने कहा। जियांग फे की अजीब रिक्वेस्ट सुनकर वो थोड़ी हैरान हुई। उसके लिए वो लोग चींटियों के अलावा कुछ नहीं थे। उन्हें मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि जियांग फे ने उनके लिए रहम की भीख नहीं मांगी थी। जैसे ही फीनिक्स ने अपना जवाब दिया, जमीन पर दबे उन 6 दुश्मनों की हड्डियां टूटने की आवाज आई। कोई खून नहीं निकला। एक अचानक आई फोर्स ने उनके शरीर के अंदर कुछ तोड़ दिया और वो तुरंत मारे गए। काम हो गया। वो मक्खियां संभाल ली गई हैं। जियांग फे सुन्न रह गया। वो ये जांगफा और उसके आदमियों की तरफ मुड़ा और उसने देखा कि सच में उन्हें डील कर लिया गया था। उस टूटने की आवाज के तुरंत बाद उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया था। क्या पावर है? जियांग फे ने खुद से कहा। ये एक लेवल 5 की पावर थी। ऐसी पावर जो इंसानी समझ से बाहर थी। लेवल 4 और लेवल 5 के बीच का डिफरेंस सच में बहुत ज्यादा था। लेवल 4 के मेटा ह्यूमन को अभी भी इंसानों की कैटेगरी में रखा जा सकता था। दूसरी तरफ लेवल 5 के मेटा ह्यूमंस को आप किसी इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते थे। वो पावर इतनी गॉडली थी कि किसी लेवल 5 को रोकने के लिए चाहे कितने भी लेवल 4 के मेटा ह्यूमंस भेज दिए जाएं, वो सब बस एक चुटकी बजाते ही मारे जाते। इंसान हमेशा से भगवान और देवताओं के होने पर यकीन करते आए हैं। पुराने जमाने में लेवल 5 ओमेगा लेवल बीइंग्स को भगवान की तरह पूजा जाता। कैप्टन, अच्छा होगा अगर आप इन कॉप्सेस को जल्द से जल्द स्टोर कर लें, 0541 ने कहा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। जियांग फे ने 0541 और अपनी बातचीत छुपाने की कोशिश नहीं की। फीनिक्स की पावर्स इतनी ज्यादा थीं कि वो जियांग फे के दिमाग में चल रही टेलीपैथी कॉन्वर्सेशन भी सुन सकती थी। उन तीनों लेवल 4 फाइटर की कॉर्प्सेस को स्टोर करने के बाद जियांग फे को बाकी बॉडीज ठिकाने लगानी थीं।
जियांग फे ने पेनिट्रेटिंग ची स्ट्राइक से जमीन पर जोर से वार किया और एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया। फिर उसने बॉडीज को वहां गाड़ दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया। जब जियांग फे उस गड्ढे में मिट्टी वापस डालने में बिजी था, फीनिक्स उसे क्यूरियोसिटी से घूर रही थी। उसे समझ नहीं आया कि जियांग फे को लेवल 4 मेटा ह्यूमंस की बॉडीज क्यों चाहिए थीं, और ना ही उसे ये समझ आया कि वो बाकी बॉडीज को दफनाने की मेहनत क्यों कर रहा था। फिर भी वो पूरे टाइम चुप ही रही। गड्ढा ढकने के बाद जियांग फे फीनिक्स की तरफ मुड़ा और पूछा, तो तुम्हें मेरी मदद किस लिए चाहिए? क्या तुम्हें याद है पिछली बार जब हम मिले थे तो मैंने क्या कहा था? अब मैं कुछ पुराने जान पहचान वालों को ढूंढने वापस जा रही हूं, फीनिक्स ने कहा। ओ, जियांग फे ने बस अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वो समझ गया था कि फीनिक्स क्या करने वाली है। तो इसमें मेरा क्या रोल है? टेक्निकली मुझे उस इंसान की मदद चाहिए जो तुमसे टेलीपैथिकली बात कर रहा था। मुझे पता है कि उसके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्कैन करने की एबिलिटी है, फीनिक्स ने कहा। पिछली मुलाकात में 0541 ने उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लिया था जब वो लैबोरेटरी में जापानी क्रू को मार रही थी। जब 0541 जियांग फे को उसके बारे में वार्निंग दे रहा था तो फीनिक्स ने उनकी बातचीत सुन ली थी। इसी तरह उसे 0541 की स्कैनिंग एबिलिटी के बारे में पता चला था। तो तुम चाहती हो कि हम उन जापानियों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करें? जियांग फे ने पूछा। हाँ, टेंशन मत लो, ये एहसान खाली नहीं जाएगा, फीनिक्स ने कहा। मॉडिफिकेशन के बाद फीनिक्स के इमोशंस पूरी तरह से हटा दिए गए थे। अभी फीनिक्स सिर्फ लॉजिक और एब्सोल्यूट पर काम करती थी। खून का बदला खून, वो भी बिना किसी इमोशन के। या कम से कम जियांग फे ने तो ऐसा ही सोचा था। मैं समझता हूं, लेकिन क्या हम अभी भी जापानियों के बेस में जा रहे हैं? जियांग फे ने हिचकिचाते हुए पूछा। चाइना मार्शल आर्टिस्ट अलायंस और जापानी मेटा ह्यूमन के बीच की दुश्मनी बहुत खराब थी। अगर उसने दुश्मन की टेरिटरी में कदम रखा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। डरो मत, तुम सेफ रहोगे, ये मेरा वादा है, फीनिक्स ने भरोसा दिलाया। वहां कुछ ऐसा भी है जो तुम्हारे काम आ सकता है, उसने आगे कहा। कुछ ऐसा जो मुझे चाहिए? जियांग फे ने अपना सिर घुमाया। वहां ऐसा क्या हो सकता था जिसकी जियांग फे को जरूरत हो? जहां तक मुझे याद है तुमने बायो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी गायब की थी। लॉकस्टर्स जिस चीज को गार्ड कर रहे थे उसे भी तुमने ही चुराया था। इसलिए मुझे लगता है कि वहां और भी एलियन टेक्नोलॉजी होगी जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो सकता है। वो जियांग फे हैरान रह गया। उसकी फ्लॉलेस चोरी पकड़ी गई थी। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन यह पॉसिबल था कि फीनिक्स ने एक कॉम्प्लेक्स लेकिन ऑब्वियस डिडक्शन के जरिए उसके बारे में पता लगा लिया था। जब जियांग फे ने बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी गायब की थी तो उसने ये फीनिक्स के सामने ही किया था। इसलिए वो जियांग फे की बड़े ऑब्जेक्ट्स को पलक झपकते गायब करने की एबिलिटी समझ गई थी। दूसरी तरफ जब जियांग फे ने पहला शिप फ्रैगमेंट चुराया था तब जेनी वहां मौजूद थी। अपनी मेमोरीज बरकरार होने की वजह से फीनिक्स ने उस इन्फॉर्मेशन को जोड़ा और इस नतीजे तक पहुंच गई। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस जेनी को तुम जानते हो वो अब जा चुकी है। मेरा ब्रदरहुड और लॉकस्टर्स से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हारे शिप फ्रैगमेंट्स में या तुम्हारे सीक्रेट्स खोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका मैं तुम्हें भरोसा दिला सकती हूं। जापानियों को ढूंढने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें तुम्हारा शिप फ्रैगमेंट हासिल करने में मदद करूंगी। क्या तुम्हें यह डील मंजूर है? फीनिक्स ने पूछा। ठीक है, जियांग फे ने कहा। वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि जियांग फे ने क्या किया है और वो क्या कर सकता है। अब अनजान बनने का कोई फायदा नहीं था। फीनिक्स के पार्टनर इन क्राइम होने की वजह से जियांग फे को अपनी सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं थी। वो बस अपने बदले के लिए जापानियों का शिकार कर रही थी। टेक्निकली देखा जाए तो जियांग फे के उसके साथ जाने में कोई नुकसान नहीं था। ये एक विन विन सिचुएशन थी। तो क्या हम चलें? फीनिक्स ने पूछा। उसने हवा में अपना हाथ हिलाया और जियांग फे तुरंत अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। डरो मत, मैं तुम्हें एक टुकड़े में रोके हुए हूं क्योंकि मेरे ट्रैवल करने का तरीका तुम्हारे चिथड़े उड़ा देगा, फीनिक्स ने एक मोनोटनस आवाज में कहा। ठीक है, अब मैं तुम्हारे भरोसे हूं, जियांग फे ने कहा। भले ही जियांग फे इसके खिलाफ था, फिर भी लेवल 5 ओमेगा बीइंग को ना कहने का कोई चांस ही नहीं था। प्लीज थोड़ी देर रुको। जैसे ही फीनिक्स ने यह कहा, जियांग फे को अपने पास से लाइट के ट्रेल्स गुजरते हुए दिखे, जैसे कि वो लाइट पार्टिकल्स के किसी समंदर के बीच से खिसक रहा हो। एक स्प्लिट सेकंड में वो लाइट पार्टिकल्स रुक गए और जियांग फे को सामने एक पहाड़ जैसी चीज दिखने लगी। हम पहुंच गए, फीनिक्स ने कहा। पहुंच गए? जापान में? जैसे ही जियांग फे हिलने लायक हुआ वो जोर से चिल्लाया। बिल्कुल सही, फीनिक्स ने सिर हिलाते हुए कहा। जेनी की एबिलिटी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन थी और अब जब उसे लेवल 5 पावर्स मिल गई थीं तो इंस्टेंट टेलीपोर्टिंग उसके लिए बस चुटकियों का खेल था। किसी को अपने साथ ले जाना उसके लिए बहुत आसान काम था। प्लीज अपनी सर्च शुरू करो, फीनिक्स ने कहा। ठीक है, 0541, क्या तुम शुरू करोगे? जियांग फे ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए कहा। वाइड एरिया स्कैनिंग इनिशिएट करो। जब 0541 पूरे पहाड़ को स्कैन कर रहा था, जियांग फे ने आसपास का एनवायरनमेंट देखने के लिए नजर घुमाई। वो एक घने जंगल के बीच में था। हर तरफ पहाड़ थे। भले ही वो ज्यादा ऊंचे नहीं थे, फिर भी वो एरिया काफी स्टीप था।
ऐसा कहा जा सकता है कि ये एरिया किसी भी ह्यूमन सेटलमेंट से पूरी तरह आइसोलेटेड था। लंबे पेड़ों के कवर के साथ ये एक परफेक्ट सीक्रेट बेस था। 20 मिनट की स्कैनिंग के बाद जांग फे ने 0541 से पूछा, तुम्हें क्या मिला? कैप्टन, मैंने अंडरग्राउंड 3 बड़ी बिल्डिंग्स डिटेक्ट की हैं। उन सभी में पावरफुल इलेक्ट्रिकल इंटरफियरेंस है। मुझे ह्यूमन सिग्नल्स को पिनपॉइंट करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, फीनिक्स ने कहा। उसने 0541 की सारी बातें सुन ली थीं। क्योंकि 0541 पहले ही बिल्डिंग्स ढूंढ चुका था, इसलिए उसे ह्यूमन प्रेजेंस ढूंढते रहने की कोई जरूरत नहीं थी। जहां इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस थे वहां पक्का ह्यूमन प्रेजेंस भी होगी। तुम क्यों? जियांग फे ने बोलना शुरू ही किया था कि फीनिक्स ने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे उनकी आइडेंटिटीज या एफिलिएशंस जानने की जरूरत नहीं है। मुझे बस ये जानना था कि वो कहाँ हैं। मुझे एक एक इंसान के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन सबको एलिमिनेट कर दूंगी, फीनिक्स ने अपने एबनॉर्मली बड़े सनग्लासेस उतारते हुए एक्सप्लेन किया। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं, और भले ही जियांग फे ने उसे डायरेक्टली नहीं देखा था, फिर भी वो लिटरली उसके अंदर उबल रही भयानक नफरत को फील कर सकता था। उसकी बॉडी से पावर की रिपल्स निकल रही थीं। 0541, वो तीनों बिल्डिंग्स कहाँ हैं? जियांग फे ने पूछा। उसे फीनिक्स के 0541 को स्कैनिंग प्रोसेस रोकने के लिए कहने से कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह वो ज्यादा पावर सेव कर सकता था। जो बेस हमारे सबसे क्लोज है वो 7 किलोमीटर्स दूर है, हमारी करंट पोजीशन से 0700 पर। वो बेस जमीन के 1300 मीटर्स नीचे है, 0541 ने रिपोर्ट किया। चलो चलते हैं, फीनिक्स ने कहा। पलक झपकते ही जियांग फे ने उसी पावर को खुद को अपनी जगह पर फ्रीज करते हुए फील किया। लाइट चमकी और जियांग फे एक लंबे पाथवे के बीच में वापस आ गया। डेयुम, क्या पावर है, कोई उसे रोक भी कैसे सकता है? जियांग फे ने अपने मन में चिल्लाकर कहा। जियांग फे और फीनिक्स के सामने आते ही पूरी बिल्डिंग में अलार्म जोर जोर से बजने लगे। लाइट सफेद से लाल हो गई थीं। लाउडस्पीकर पर जापानी पर्सनल जोर जोर से बात कर रहे थे, जैसे कि वो बाकियों को उनकी प्रेजेंस के बारे में वार्निंग दे रहे हों। ये जगह सिक्योरिटी कैमरास से भरी पड़ी है। उन्हें हमारी लोकेशन मिल गई है, जियांग फे घबराते हुए चिल्लाया। हो तो क्या हुआ अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया? फीनिक्स ने कड़वाहट के साथ हंसते हुए कहा। हा, मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया, जियांग फे ने कहा। वो पूरी तरह भूल गया था कि फीनिक्स एक लेवल 5 गॉड है। वो सही कह रही थी। क्या फर्क पड़ता है अगर जापानियों ने उन्हें ढूंढ भी लिया? वो क्या करने वाले थे? वो कर ही क्या सकते थे? क्लैंग क्लैंग। जियांग फे के रिएक्ट करने से पहले ही 2 मेटल डोर्स तेजी से नीचे गिर गए। एक उनके सामने था और दूसरा उनके पीछे। ये उन्हें एक छोटे से एरिया में ट्रैप करने के लिए था। पल भर में ही सीलिंग्स, दीवारों और फ्लोर से एमिंग लेजर वाली बड़ी बड़ी मशीन गन्स बाहर आ गईं। ओ डैम, यहां की सिक्योरिटी तो सच में बहुत टाइट है, जियांग फे चिल्लाया। ब्राता। इससे पहले कि जियांग फे उन गन्स को रोकना चाहता, मशीन गन्स घूमने लगीं और गोलियों की बारिश शुरू कर दी। वूश! फीनिक्स ने बड़े आराम से अपने हाथ हिलाए और जियांग फे और फीनिक्स के चारों ओर एक इनविजिबल बैरियर बन गया। जितनी भी बुलेट्स आ रही थीं वो चमत्कारिक तरीके से स्लो हो गईं और अपनी जगह पर फ्रीज हो गईं। उसके हाथ एक बार और हिलाते ही सारी गन्स तुरंत डिसअसेंबल हो गईं। वो कहाँ हैं? फीनिक्स ने पूछा। 0541 लोकेशन रिले करो, जियांग फे ने तुरंत ऑर्डर दिया। रॉजर कैप्टन। वो अभी बिल्डिंग के अंदर थे। इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस सरफेस पर था जो किसी को भी उन्हें डिस्कवर करने से रोक रहा था। एनिमी की तरफ से कोई जैमिंग ना होने पर 0541 बड़ी आसानी से बिल्डिंग में मौजूद सारे पर्सनल को सर्च कर सकता था। जियांग फे और फीनिक्स फिर से चमके और वो एक छोटे से कंट्रोल रूम के बीच में वापस आ गए। 0541 की स्कैनिंग एबिलिटी और फीनिक्स की इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन के होते हुए कोई भी उनसे बच नहीं सकता था। वो चाहे किसी पैनिक रूम में छुप जाएं या किसी बंकर में, फीनिक्स और 0541 उन्हें उतनी ही आसानी से ट्रैक कर लेंगे। ये लोग कौन हैं? इन्होंने फैसिलिटी में इन्फिल्ट्रेट कैसे किया? इन्हें ये फैसिलिटी कैसे मिली? बीस्ट्स को छोड़ दो, उन सबको छोड़ दो। मॉडिफाइड ह्यूमंस को इकट्ठा करो और इन इंट्रूडर्स को सप्रेस करो। ये इंट्रूडर्स हाई टियर मेटा ह्यूमंस हैं। हमें एम्परर से रीइंफोर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी। जापानी पर्सनल हर तरफ पैनिक कर रहे थे। ये फैसिलिटी एक सीक्रेट फैसिलिटी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स हमेशा के लिए इस फैसिलिटी के अंदर बंद थे। गार्ड्स और सोल्जर्स सब के सब किसी भी इन्वेजन को रोकने के लिए फैसिलिटी के बाहर खड़े थे। फीनिक्स के लिए कॉमन सेंस की कोई जरूरत नहीं थी। उसे बस गार्ड से बचकर निकलने के लिए फैसिलिटी के अंदर टेलीपोर्ट करना था। भले ही जापानी अपने निंजाज, आर्मर, सैमुराइज या यहां तक कि अपने बीस्ट्स और मॉडिफाइड ह्यूमंस भी भेज देते, वो फीनिक्स को ढूंढ नहीं पाते क्योंकि वो पहले ही फैसिलिटी के सेंटर में पहुंच चुकी थी। वहां उन लोगों के सिवा कोई नहीं था जिन्होंने उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह यूज किया था, जिन्होंने उसे दर्द और तकलीफ दी थी। वो जिनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी वो रिसर्चर्स थे। इसीलिए उसने सबसे पहले उन लोगों से निपटने के लिए फैसिलिटी के अंदर इंस्टेंट टेलीपोर्ट किया था जिनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। बीप बीप, बी एडवाइज्ड, इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हुए पावरफुल ऑर्गेनिजम्स डिटेक्ट हुए हैं।
0541 ने रिपोर्ट किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आने दो, मुझे कोई नहीं रोक सकता, फीनिक्स ने कहा। वहां दो चीजें थीं जो फीनिक्स को करनी थीं। पहला, उसे इन सारी फैसिलिटीज के सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स को जान से मारना था। दूसरा, जो भी उसके पहले ऑब्जेक्टिव के बीच में आएगा उसे मरना ही होगा। 0541, क्या यहां कोई ऐसा सिग्नल है जो शिप फ्रैगमेंट से मिलता जुलता हो? जियांग फे ने पूछा। उसे लोगों को मारना कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना ध्यान शिप फ्रैगमेंट ढूंढने पर डाइवर्ट कर लिया। नेगेटिव, यहां कोई सिग्नल नहीं है। हमें जानने के लिए बाकी दोनों फैसिलिटीज के अंदर जाना होगा, 0541 ने कहा। यह शायद बिल्डिंग सरफेस पर मौजूद इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस की वजह से था जो 0541 की स्कैनिंग एबिलिटी में इंटरफियर कर रहा था। इसलिए 0541 सिर्फ फैसिलिटी के अंदर आकर ही किसी शिप फ्रैगमेंट को डिटेक्ट कर पा रहा था। मैसेकर शुरू होने के 5 मिनट बाद निंजाज और मॉडिफाइड ह्यूमंस वहां पहुंच गए जहां जियांग फे और फीनिक्स थे। इन्हें रोको, निंजास चिल्लाए। 0541, इनका पावर लेवल क्या है? जियांग फे ने पूछा। इनमें से ज्यादातर लेवल 2 के हैं, कुछ लेवल 3 के हैं। यहां सिर्फ एक लेवल 4 का बायो ह्यूमन है, 0541 ने कहा। शिट, ये कर क्या रहे हैं? क्या जापानी पहले ही लेवल 4 के मेटा ह्यूमंस प्रोड्यूस करने के लेवल तक पहुंच चुके हैं? जियांग फे ने कहा। जापानी लोगों ने बहुत ही कम वक्त में खुद से लेवल 4 के बायोलॉजिकली मॉडिफाइड ह्यूमन प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी। भले ही ऐसा लग रहा था कि उनके पास इन्हें मास प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं थी, लेकिन यह भी बस कुछ ही वक्त की बात थी। जो भी हो, ये एक वार्निंग थी। जियांग फे जापानियों की डेवलपमेंट स्पीड देखकर सच में सरप्राइज था। फिर भी फीनिक्स के लिए वो कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। जैप, एक पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट के साथ पूरा कमरा शांत हो गया। सैकड़ों बायो ह्यूमन और ईस्टर्न फाइटर्स राख में बदल गए। लेवल 4 के बायो ह्यूमन को भी नहीं बख्शा गया। वो एक कदम बढ़ाने से पहले ही इंस्टेंटली मारा गया। दुश्मन बहुत स्ट्रांग है। इवैक्यूएट करो, सारे पर्सनल बिल्डिंग से बाहर निकलो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस इनिशिएट हो गया है। सारे पर्सनल बिल्डिंग खाली कर दो। सर्वेलेंस रूम में मौजूद कुछ नॉर्मल इंसानों ने फीनिक्स की पावर देखी, जो उसे रोकने के लिए भेजे गए सारे सोल्जर्स को खत्म कर रही थी। जब उन्हें समझ आ गया कि दुश्मनों को रोकना नामुमकिन है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहला काम जो उन्हें करना था वो था अपने सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट इनिशिएट करना। अलार्म्स लगातार बज रहे थे। बहुत सारे जापानी फाइटर्स फीनिक्स पर हमला करने के लिए हर डायरेक्शन से आ रहे थे, लेकिन वो सब इंस्टेंटली राख में बदल रहे थे। बाकी रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स वहां से भाग रहे थे। बहुत सारे पर्सनल बिल्डिंग से बाहर जा रहे हैं, 0541 ने रिपोर्ट किया। HMPH, मैं उनमें से एक को भी भागने नहीं दूंगी। मुझे उनकी पोजीशंस बताओ, फीनिक्स चिल्लाई और उसकी आंखें गहरी नफरत से चमक उठीं। 0541 लोकेशन डायरेक्टली फीनिक्स को रिले करो, जियांग फे ने कहा। 0541 की लगातार रिपोर्ट्स के साथ फीनिक्स और जियांग फे भागने वाले सारे पर्सनल का पीछा करने और उन्हें मारने के लिए लगातार टेलीपोर्ट करने लगे। कोई ऐसे हंटर से कैसे बच सकता है जो इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर सकता हो? फीनिक्स के मारने का तरीका एकदम मर्सिलेस और इंस्टेंटेनियस था। वो जिस 1 सेकंड में टेलीपोर्ट करती, अपनी नज़र में आने वाले हर इंसान को खत्म कर देती थी। 3 मिनट से भी कम टाइम में बिल्डिंग के अंदर मौजूद सारे पर्सनल मारे जा चुके थे। डिस्ट्रक्शन में 420 सेकंड्स बाकी हैं, 0541 ने कहा। काउंटडाउन टाइमर आधा भी नहीं पहुंचा था कि फीनिक्स बिल्डिंग के हर इंसान को मार चुकी थी। दूसरी फैसिलिटी कहाँ है? फीनिक्स ने अपने कपड़ों से कुछ धूल झाड़ते हुए पूछा। हमारी करंट पोजीशन से 1100 की डायरेक्शन में 23 किलोमीटर्स दूर, जमीन के 2500 मीटर्स नीचे। थैंक यू, फीनिक्स ने कहा, और उसके बाद वो और जियांग फे वहां से टेलीपोर्ट हो गए। दूसरी फैसिलिटी पहली वाली से ज्यादा सीक्रेटिव थी। वो पहले वाली से कहीं ज्यादा बड़ी और टाइटली सिक्योर्ड थी। दूसरी फैसिलिटी में भी बिल्कुल वही हुआ जो पहली वाली में हुआ था। 0541 ने पूरी बिल्डिंग को स्कैन किया और उनकी पोजीशंस फीनिक्स को रिले कर दी। क्या यहां कोई शिप फ्रैगमेंट है? जियांग फे ने पूछा। नेगेटिव, शायद वो आखिरी फैसिलिटी में है, 0541 ने कहा। आखिरी फैसिलिटी कहाँ है? फीनिक्स ने बिना किसी इमोशन के पूछा। जब दूसरी फैसिलिटी पूरी तरह खाली हो चुकी थी, तब भी पहली फैसिलिटी का सेल्फ डिस्ट्रक्ट काउंटडाउन टाइमर चल ही रहा था। फीनिक्स के मारने की स्पीड इतनी ज्यादा थी। आखिरी फैसिलिटी जमीन के 3000 मीटर्स नीचे 0900 की डायरेक्शन में 50 किलोमीटर्स दूर है, 0541 ने कहा। जैसे ही फीनिक्स और जियांग फे तीसरी फैसिलिटी में पहुंचे, 0541 ने कहा, अजीब बात है। क्या हुआ? क्या शिप फ्रैगमेंट यहां नहीं है? जियांग फे ने टेंशन में पूछा। नहीं, मैंने इस फैसिलिटी के अंदर शिप फ्रैगमेंट डिटेक्ट कर लिया है, लेकिन यहां गिने चुने पर्सनल ही हैं। वो सब पावरलेस नॉर्मल इंसान हैं। इस फैसिलिटी में एक भी पावरफुल बीइंग डिटेक्ट नहीं हुआ है, 0541 ने कहा। ये अजीब है। ये जगह पिछली दोनों फैसिलिटीज से ज्यादा सिक्योर और बड़ी है। यहां कोई पावरफुल बीइंग कैसे नहीं हो सकता? जियांग फे ने सोचा। वो इंसान काफी चालाक भी हैं, फीनिक्स ने कहा, क्योंकि वो समझ गई थी कि यहां क्या हो रहा है।
जब फीनिक्स ने हमला करना शुरू किया था तो सारी फैसिलिटीज को उनकी प्रेजेंस का अलर्ट मिल गया था। लेकिन इससे पहले कि दूसरी फैसिलिटी कोई काउंटर मेजर ले पाती, पहली फैसिलिटी पहले ही तबाह हो चुकी थी। इसलिए जब फीनिक्स ने दूसरी फैसिलिटी में घुसना शुरू किया तो तीसरी फैसिलिटी के लोगों ने यह नतीजा निकाल लिया था कि दुश्मन इतने स्ट्रांग हैं कि उनके सामने टिकना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट लोगों को फैसिलिटी से भागने का ऑर्डर दे दिया था। बाकी बचे हुए वीक इंसानों को दुश्मन का कहर झेलने के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। तुम जैसों के लिए कोई रहम नहीं। तीसरी फैसिलिटी के सारे पर्सनल को बेरहमी से मारते हुए फीनिक्स ने कोई इमोशन नहीं दिखाया, या शायद वो दिखा ही नहीं सकती थी। अचानक से हवा में एक पावरफुल शॉकवेव फील हुई। पहली बिल्डिंग का सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम शुरू होते ही फैसिलिटी थोड़ी सी कांप उठी। क्या तुम्हें शिप फ्रैगमेंट मिल गया? जियांग फे ने पूछा। हाँ कैप्टन, यह आर्मर फैक्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा है, 0541 ने कहा। ये क्या कर सकता है? ये मेन इक्विपमेंट फैक्ट्री का हिस्सा है जो मेनली आर्मर प्रोड्यूस करती है, स्पेसिफिकली चेस्ट का हिस्सा। ओह, क्या इसका मतलब है कि मैं एक और इक्विपमेंट बना सकता हूं? जियांग फे ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए पूछा। टेक्निकली सर, आप बहुत सारे बना सकते हैं। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक चाहिए। अपने लिए, जियांग फे ने कहा। भले ही 0541 के पास इक्विपमेंट को मास प्रोड्यूस करने की एबिलिटी थी, लेकिन इसके लिए टूल्स और पोशंस जैसी छोटी चीजें बनाने से कहीं ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती थी। भले ही जियांग फे के पास इतना एनर्जी था जो कुछ टाइम तक चल सके, फिर भी कंजर्वेटिव रहना ही सबसे सही था। सच कहें तो जब जियांग फे ने कहा कि वो सिर्फ अपने लिए इक्विपमेंट बनाएगा, तो ये सिर्फ खुद को दूसरों से प्रोटेक्ट करने के लिए था। वो दुनिया में किसी को भी 0541 या अपने पहने हुए मैजिकल इक्विपमेंट के बारे में पता नहीं चलने दे सकता था। एक बार सीक्रेट बाहर आ गया तो जियांग फे की फेक स्ट्रेंथ की पोल खुल जाएगी। या उससे भी बुरा, अगर किसी को पता चल गया कि वो रियल वर्ल्ड में ऐसा चीट आर्मर प्रोड्यूस कर सकता है, तो चाइना मार्शल आर्टिस्ट पक्का जियांग फे से अपने लिए आर्मर बनवाने के लिए घटिया तरीके अपनाएंगे। इसीलिए जियांग फे कभी किसी को ये नहीं पता चलने देगा कि वो आर्मर प्रोड्यूस कर सकता है। करीब 1 मिनट बाद फीनिक्स ने पूरी बिल्डिंग साफ कर दी। 0541 के रास्ता दिखाने पर फीनिक्स और जियांग फे आर्मर फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़े।